ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आप सभी के हृदय में स्थित उस पूर्ण परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज हम जो आगे कल का जो व्याख्यान था उससे आगे का बात शुरू करते हैं। मित्रों, हम कल लकार और धातु रूप के विषय में बात कर रहे थे। देखिए, ये हमारा बिंदु था। लकार क्या है इसके बारे में हमने बात कर ली कि संस्कृत में कुल मिलाकर के 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में 5वां लकार जो लेट लकार है उसका प्रयोग वेद में होता है, और जो लिंग लकार है उसके फिर 2 भेद हो जाएंगे, विधिलिंग और आशीर्लिंग। और आप लोगों के पाठ्यक्रम में विधिलिंग है, और फिर लौकिक संस्कृत में 10 लकार हो गए। मानी 5वां लकार जो लेट लकार था वो यहां से 10 लकारों में से हट गया तो 9 रह गए, और 9 में से फिर जो लिंग लकार जो था उसके जो है फिर 2 भेद हो गए, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो लौकिक संस्कृत में पुनः 10 लकार हो गए। तो किसी भी दृष्टि से यदि आपसे पूछे कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है तो 10 ही होगी, ये हमें ध्यान रखना है। मित्रों, लकार कौन सा लकार किस अर्थ में और क्या उसका तरीका होता है, ये पूर्व के व्याख्यान में हमने भली भांति समझा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि गण क्या होता है। मित्रों, क्या है कि महर्षि पाणिनि ने एक गण पाठ बनाया, और गण पाठ में हमारी जितनी भी धातुएं हैं इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं को 10 गण में बांट दिया, मानी 10 डिब्बे बना दिए, और जितनी भी धातुएं जो थी उनको हर एक डिब्बे में अलग अलग गण के रूप में बांट दिया। अब वो गण क्या है ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में इत्यादि, इसलिए अभी यहां से इस गण के विषय में विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। इतना बता देता हूं, 10 लकार है और 10 गण है। लकार में ऐसा नहीं है कि लट लकार के लिए अलग गण है, लोट लकार के लिए अलग गण है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा भवादिगण, अदादिगण, जुहत्यादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, इस प्रकार से जो है गण बना दिए, और गण बना करके जो है उन समस्त धातुओं को, जो 2000 धातुएं हैं, उन धातुओं को उन गणों में विभक्त करते हुए जो है विभाजित किया। मित्रों, इसका फायदा क्या था? क्योंकि गण जो है, देखिएगा, गण जो है उसका प्रत्येक गण का, जैसे भवादि गण है तो उसका प्रत्यय अलग है जिसको हम विकरण कहते हैं। जैसे शप प्रत्यय है, इसी तरह से शप है जिसको विकरण कह रहे हैं। शप है, स्ना है, श्लू है, स्नु है, शयन है। इस प्रकार से जो है प्रत्येक गण के अलग अलग विकरण है। और आपने ये देखा होगा कि देखिएगा, जैसे कुछ मैंने धातु लिख रखी है, लेकिन कुछ जैसे मैं रूप बताता हूं आपको। जैसे क्री है तो क्री का आपने देखा होगा ये करोति रूप बन रहा है। अस जो है वो दिवादी गण की धातु है जो है, इसलिए जो देखिएगा इसका रूप जो है वो अस्ति बनता है। लेकिन पठ में भी ठ हलन था, अस में भी स हलन था, इसका रूप पठति बना। मित्रों, शक धातु थी, और शक धातु को जब रूप चलाती है शक्नोति बना। तो आखिर ये इस प्रकार से दा धातु से ददाति कैसे बन गया, आ कैसे हो गया? तो ये सारा का सारा जो खेल जो था, ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग गण, भवादि गण की धातु में अलग रूप चलते हैं, दिवादि गण में अलग, चुरादि में, एदादि में, क्रियादि में, तनादि में, अलग अलग गण में अलग अलग रूप चलते हैं। हमें इस प्रकार से जानना चाहिए। तो देखिएगा, ये एक बात हो गई कि भाई जो गण है, जो समस्त धातुएं जो थी, उन धातुओं को अलग अलग विभागों में बांट दिया, और फिर उस गण में आने वाली जो धातुएं उसके लिए एक समान नियम बना दिया जिसको हम सामान्य नियम कहते हैं। और यही कारण था कि प्रत्येक धातु का अलग अलग जो रूप चल रहा है तो वो लट लकारी, कहीं करोति ओ आ रहा है ती से पहले, कहीं ददाती ती से पहले आ रहा है,
कहीं जो है शब्द अस्ति, ती से पहले हलंत आ रहा है, तो ये जो परिवर्तन जो धातुओं में हो रहे हैं, ये सब के सब परिवर्तन गण के कारण है। गण जो है बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको जानने के लिए मैंने केवल एक जो है, आप अंधकार में नहीं रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया कि गण का ये तात्पर्य। मित्रों धातु क्या है? देखिए, जो क्रियापद का जो मूल है, ये ध्यान रखो, क्रिया अलग होती है और धातु अलग होती है। क्रियापद का जो मूल है, क्रियापद का जो मूल है वह धातु है। अब क्रिया मानी रूट ऑफ द वर्ड्स, जो शब्दों की जड़ है, जो शब्दों का मूल है, वह धातु है। विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि कोई भी धातु का अपना अर्थ होता है, लेकिन धातु में किसी संकेतित कार्य को करने की जो है योग्यता नहीं होती। जैसे पठ जो धातु है, हस धातु है, लिख है, रक्ष है, याच है, दूह धातु है। अब मैंने पठ धातु बोला तो पठ का आप अर्थ बता सकते हो। मैं आपसे पूछूंगी पठ का अर्थ क्या होता है, तो सभी को पता है कि पठ मानी पढ़ना, हस मानी हंसना। अब ये हस मैंने बोला तो हस का धातु का अर्थ हंसना हुआ, तो धातु का केवल अर्थ होता है, लेकिन वो किसी कार्य की सूचना नहीं देती। कार्य की सूचना जब देने के लिए जब हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तब वह क्रियापद हो जाता है। माने धातु को पद बनाने के लिए उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, और धातु में जो प्रत्यय जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो मोटे रूप से, देखो मैंने आपको कहा कि इन कक्षाओं में मैं इस प्रकार का संतुलन कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा नहीं जानता है बिल्कुल भी, वह कुछ यहां से सीख ले, और जो संस्कृत का जिसको आरंभिक ज्ञान है वह जो है आगे आगे उसका जो ज्ञान है उसका थोड़ा वर्धन हो जाए। और इसीलिए देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि धातु जो है उसमें मूलतः दो प्रकार के प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं। वैसे तिंग है और एक प्रत्यय है कृत। इन दो के बारे में बात करते हैं। हालांकि देखिएगा विकरण भी प्रत्यय है, सन इत्यादि, यंग इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हैं। एक में विकरण जरूर दे देता हूं आपको। तो ये तीन प्रकार के प्रत्यय, मूल रूप से तो दो ही हैं, लेकिन ऐसे हम कह सकते हैं और भी प्रत्यय होते हैं। सन, क्यप, क्यप, क्यंग, क्विप, णिच, बहुत सारे प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं, लेकिन मूलतः यदि विभाजन करते हैं तो तिंग और तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है वो कृत। आपने कभी ये सोचा, इस विकरण को भी हटा देते हैं अपन एक बार, तिंग और कृत। मित्रों एक धातु लेता हूं, देखिए पठ धातु लेता हूं। पठ धातु में तिंग से जो रूप बनता है वो पठति, पठिष्यति, अपठत, पठतु और पठित। ये जो रूप है, इस प्रकार के जो रूप है, ये धातु में तिंग प्रत्यय जोड़ने से प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था लकार में कि 5 लकार आपके पाठ्यक्रम में है। एक तो लट लकार, एक लिट लकार, एक जो है लंग लकार, एक लोट लकार और एक लिंग लकार। ये 5 लकार है। और लिंग लकार में भी ध्यान रखिएगा, लिंग के पीछे विधि लगा दीजिएगा, विधि लिंग लकार, क्योंकि आश्रय लिंग का प्रयोग हमारे यहां पर होता है, लेकिन आश्रय लिंग से पूछा नहीं जाता प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। तो लट लकार का प्रयोग कहां होता है? कल हमने बताया था कि लट लकार जो है वर्तमान काल में होता है। लिट लकार का प्रयोग कहां होता है? कि सामान्य भविष्य में होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लंग लकार कई बार पूछ लिया जाता है। तो भूतकाल के तो 3 अर्थ होते हैं, परोक्ष भूत भी होता है, अनद्यतन भूत भी होता है, सामान्य भूत भी होता है, लेकिन लंग लकार का प्रयोग जो है वो अनद्यतन भूत में होता है। लोट लकार आझार्थक, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आजा देने में, आजा लेने में, या किसी को आप प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी को आमंत्रण निमंत्रण देते हैं, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। और चाहिए इत्यादि अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होता है, ये हमने पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा था। तो मित्रों अब ये देखिएगा, तिंग प्रत्यय जो है इससे जब जोड़ते हैं तो तिंग प्रत्यय जोड़ करके किसका निर्माण होता है? क्रियापदों का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि तिंग प्रत्यय किस में जुड़ेगा? धातु में। और धातु में जब जुड़ेगा तब बनेगा क्या? वो क्रियापद। क्योंकि धातु से, जैसे पट, हस, लिख, गम इत्यादि धातुओं का केवल अर्थ होता है, धातु से किसी काम के होने या ना होने की सूचना प्राप्त नहीं होती। काम के होने या ना होने की सूचना के लिए हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं तिंग प्रत्यय। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और आपसे कोई पूछे कि तिंग प्रत्यय लगा करके धातु से क्या बनाए जाते हैं, तो क्रियापदों का निर्माण होता है। और कृत प्रत्यय लगा करके धातु से संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धातु से विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो संज्ञा पद, विशेषण और अव्यय,
इन पदों का निर्माण करने के लिए जो तिंग से भिन्न प्रत्यय हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिएगा, पहले हम ये बात करें कि तिंग प्रत्यय होता क्या है, फिर बाद में मैं लिखाऊंगा। तो तिंग प्रत्यय जो है, देखिएगा, जो आप पठती, पठता, पठंती वाला जो रूप है उसमें तिंग प्रत्यय है। संस्कृत व्याकरण में तिंग एक प्रत्यार है, नोट करें, संस्कृत व्याकरण में तिंग एक प्रत्यार है और उसमें 18 प्रत्यय आते हैं। कितने प्रत्यय आते हैं? 18। वो कौन कौन से हैं? टिप टस जी, सिप थस थ, मैं आगे लिखाऊंगा, अभी मत लिखिएगा। टिप टस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आताम ध्वम और इट वही मही। ये तिंग प्रत्यय जो है उसमें 9 प्रत्यय जो आरंभिक है वो परस्मयी पद धातु के लिए होते हैं और 9 जो अंतिम वाले हैं वो आत्मनेपद पद धातु के लिए होते हैं। धातु को पदों के आधार पर हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेपद और उभयपदी। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन देखिएगा, तिंग प्रत्यय जो है, मैं एक बार यहां पर लिखा देता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं और तिंग प्रत्यय होते क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको कहा कि धातुओं के 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः या 2 होते हैं। तो ये जो है तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तब देखिएगा, टिप, तस और झी और सिप, थस और थ और ये मिप, ये वस और ये मस। ये जो 9 प्रत्यय हैं इसमें ये प्रथम पुरुष के हैं 3 जो है वो मध्यम पुरुष के हैं और 3 ही उत्तम पुरुष के हैं। क्या होता है पुरुष, आगे बात करेंगे। इधर वाली लाइन जो है वो एक वचन की है, ये वाली जो है वो द्विवचन की है और ये बहुवचन की है। और ये किन धातुओं के साथ जुड़ते हैं? परस्मयी पदी धातु के साथ, परस्मयी पदी धातु के साथ, ये ध्यान रखना। अब देखो प्रश्न कैसा आता है। होता क्या है कि सामान्य विद्यार्थी देखिएगा वो रट लेता है कि हसती, हसत, हसंती, इस प्रकार से रट लेता है। लेकिन परीक्षक आपसे ये पूछ सकता है कि हस धातु, हस तथा जी इत्यनेन, या हस और जी इससे रूप बनेगा। संस्कृत में आएगा तो हस प्लस जी इत्यस्मात् किम रूपम भवति, इससे क्या रूप होगा। तो हमें यदि ये पता होगा कि टिप तस जी, जी का माने जी जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ये हसंती जो है जी से क्या बनेगा? हसंती बनेगा। जब आपसे हसंती पूछा गया तब तो आपने सीधा सीधा पकड़ लिया, क्योंकि आप रटते क्या हो। समस्या कहां होती है कि हम जो है साक्षात ये देखते हैं, पठती, पठत, पठंती, भवती, भवता, भवंती। मूलतः है क्या कि मूल जो प्रत्यय था वो जी प्रत्यय था, फिर जी का अंत्य आदेश हो जाता है, जो अंत्य से अंत और फिर जी में ई था तो अंति, वो सूत्र में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वो जी था। अब मैंने आपसे कहा कि पठ मिप, पठ धन मिप इत्यनेन किम रूपम भवति। देखो ये प्रश्न आ गया। यदि ये उल्टा प्रश्न इस प्रकार से आ गया तब हमें ही ध्यान रखना है कि मिप कहां है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो हमने पढ़ा क्या है? पठामी। एग्जामिनर भी, परीक्षक भी वही पूछ रहा है, लेकिन हमारी समस्या क्या थी, क्योंकि हमने इनका रूप कैसे रटा था? पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो ये जो 9 घर हैं उसमें देखो प चला जाता है, पठती, जहां जहां पर स देख रहे हो वहां वहां विसर्ग हो जाता है, तो इसका क्या होता है? देखो स का विसर्ग हो गया, ती हट गया, ये देखिएगा, और झी जो है उसका अंति बन गया, झी का अंति बन गया, अंति। यहां थस जो था इसका स जो है उसका विसर्ग बन गया, मिप का जो है प चला गया, वह के आगे विसर्ग बन गया, मस का स चला गया, स का विसर्ग बन गया, सिप का प चला गया, मिप का मिल चला गया। अब किसी भी धातु के साथ आप जोड़ सकते हो। अब देखिएगा, ती त अंति, सी थ थ, मी व मह। वस्तुतः इसका रूप इस तरह से था, इसका मूल जो उद्गम था वो ये था। अब शिक्षक भी क्या करते हैं, सीधा बच्चे को ये रटाते हैं कि ती त अंति। अरे भाई इसको आप ऐसे ऐसे मत करो। कारण यह है कि जब वह आगे जाकर के जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में देखिए बहुत बार यदि आप पुराने प्रश्न पत्र देखोगे तो यह बात आपको समझ में आएगी। यदि मैंने आपसे कह दिया कि
जैसे भू धातु है और भू धातु थस ऐसे प्रत्यय आ गया और वो आ गया इत्यनेन किम रूपम भवति, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स का विसर्ग हो गया तो ये थ बच गया, या तो इस ट्रिक से पकड़ लो। अब ये थ कहां आया कि मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो रूप क्या बन गया, भवतः। आपसे भवतः जब पूछा जाएगा तब तो आपको समस्या नहीं है, लेकिन आपसे जब भू और थस के बारे में बात करेंगे तब हमारी समस्या आ जाती है। तो यहां पर ये देखिएगा तिंग प्रत्यार जो है वो क्या है, तीतः अंति सी थ मी व म, और इसका मूल रूप मैंने पहले बता दिया था, उसको याद करने के लिए तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। जितने भी धातु है, चाहे कोई भी धातु है, प्रश्नपदी धातुओं में देखिए संस्कृत की बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, इसीलिए कहते हैं कि संस्कृतम परिमार्जितम परिष्कृतम भाषा। अतः कोई भी जो प्रश्नपद धातु होगी उसमें यही प्रत्यय लगेंगे, ये ध्यान रखना। अब यदि मैंने आपसे इत्यनेन किम रूपम भवति ये पूछा और मैं आपसे पूछ लूं, देखो पट पूछा, कहीं घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, और मैंने कहा पट और तिप इत्यस्मात् या इत्यनेन लंग लकारे एक वचने किम रूपम भवति, तो लंग लकार का एक वचन का रूप आपको याद होता है आप पठत, ये हमें ध्यान रखना है। तो मूल प्रत्यय जो है वह तिप है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत जो है फायदा हुआ होगा। अब देखिएगा कोई भी धातु आप इसके साथ लगा सकते हैं, लट लकार का रूप बन जाएगा, फिर लंग लकार में चेंज हो जाता है, ती का त बन जाता है, इसका त का ताम बन जाता है और इसका अंति का अन बन जाता है, वो अलग प्रक्रिया है। इसी प्रकार लोट लकार में पठ तू हो जाता है, तो वहां पर फिर वो ये ती तह अंति ही परिवर्तित होते हुए आगे जाते हैं, लेकिन मूल जो प्रत्यय होंगे वह वही होंगे तिप तस जी सिप तस थ मिप वस मस। तो मित्रों ये ती था। अब देखिएगा, अब ये धातु यदि आत्मन पद हो तो ये आत्मन पद के ये प्रत्यय त आताम झ और थास आथाम और ध्वम, और फिर है इट, वही इट में ट हलंत है, वही और महिंग, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। ये जो 9 प्रत्यय हैं, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया, ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और ये जो प्रत्यय है मित्रों ये जो है वो आत्मनेपद धातु में लगता है। आत्मनेपद धातु कौन सी होती है, आत्मनेपदी धातु। देखिए पदों के आधार पर धातुओं के 2 भेद मैं आपको बता रहा हूं। माने कि आत्मनेपद धातु वह होती है जिसमें क्रिया का फल जो है वो कर्ता को स्वयं को मिलता है, और प्रश्नपद धातु वह होती है जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्ता को न मिलकर के किसी अन्य को मिलता है। लेकिन आप ये फल के चक्कर में मत पड़ो, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, धातु कौन सी है यहां पर कि रक्ष धातु है, लकार कौन सा चल रहा है कि लट लकार, और जो है प्रश्नपदी है या आत्मनेपदी है, तो जिसमें ती तह अंति वाला जो रूप है वो हमेशा ही प्रश्नपदी में होता है। और जैसे एक सेव धातु है, तो सेव धातु का रूप ऐसे चलता है सेवते, सेवेते और सेवंते, फिर सेव से, सेवेथे, सेवेध्व, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। तो ये सेवते, लभते, रोचते, रोचते, रोचनते, एदते, एदेते, एदंते, मोदते, मोदेते, मोदंते, इस प्रकार के जो रूप चलते हैं मित्रों, ये सारे के सारे जो रूप है वो किसमें है, आत्मनेपदी में है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो आत्मनेपद मैंने आपसे कह दिया कि सेव धातु है, और सेव धातु में जो है मैंने आपसे कुछ भी कह दिया, जैसे मैंने आपको कह दिया सेव धातु में महिंग, सेव महिंग इत्यनेन लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति, तो महिंग प्रत्यय है, हमें पता है कि सेवा महे ये रूप बन जाएगा, तो सेवा महे। यदि आपसे सेवा महे रूप के बारे में पूछा जाएगा तो ये लट लकार है, सेव धातु है, आत्मनेपद है, उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष का बहुवचन है। यह बताने में तो हमें समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये यदि पूछ लिया गया तो यहां पर जो है विद्यार्थी भ्रम में पड़ जाता है कि महिंग क्या है, और इसलिए मुझे लगा
कि मैं आपको थोड़ी सी जो लीक से हटकर के जो परंपरा जो हटकर के जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि आप जो है तोता नहीं बने और आप जो है इसको सीख पाए। तो मित्रों एक बार फिर मैं बोल देता हूं, टिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, ता अथम त अताम झ, थास अताम ध्वम और इट वही मही। ये 9 नीचे वाले आत्मनेय पद के हैं, ये प्रश्नयी पद के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और ये ध्यान रखना, ऐसे धातु जिसमें ये प्रश्नयी पद के प्रति भी लग जाते हैं और आत्मनेय पद के लग जाते हैं, उस धातु का नाम है उभयपदी धातु। माने कि प्रश्नयी पदी और आत्मनेय पद दोनों तरह से चलती है। देखिए जैसे मैं आज धातु पच बताता हूं, तो पच धातु जो है वो पचती, पचता, पचंती ऐसे भी चलती है और पचते, पचेते, पचनते इस तरह से भी चलती है। तो हमें ध्यान रखना है, क्री धातु है तो क्री धातु के जो भी हैं उसके भी रूप जो है दोनों में चलते हैं। इसी तरह से री धातु जो है उसके भी दोनों तरह में चलते हैं। ऐसी धातु देखिए, इसकी परिभाषा आत्मनेय पद का जो है एक परिभाषा, एक सूत्र है। महर्षि पाणिनि ने ये कहा, अनुदातुम गित आत्मनेय पदम। जो धातु अनुदात है और जिसमें ग की संज्ञा हुई है वो आत्मनेय पदी है। और उभयपदी कौन सी है? स्वरित यंत कृत्राभिप्राय क्रियाफले, मानी जो स्वरित धातु है और जिसमें यंत मानी जिसमें य की संज्ञा हुई है। ये हो सकता है कि सामान्य विद्यार्थी के लिए जो अभी बोल रहा हूं थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कोई नहीं। स्वरित यंत कृत्राभिप्राय क्रियाफले, इस प्रकार से उभयपदी धातु कही। और शेषात् कर्तरी परस्मयी पद, जो आत्मनेय पद नहीं है वो परस्मयी पद है। परस्मयी पद का अर्थ मैंने बता दिया, क्रियाफल जो दूसरों को मिलता है। आत्मनेय पद क्रिया का फल स्वयं को मिलता है। और उभयपदी जिसमें दोनों तरह से जिस धातु के रूप चलते हैं वह उभयपदी होते हैं। ये इसके प्रत्यय हैं। और इन प्रत्ययों को तिंग क्यों कहते हैं ये बता देता हूं। देखो, ये पहला प्रत्यय ती है, ये ती में ती शब्द है और अंत में महिंग में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, महिंग में क ख ग अंग है। तो ये ती से लेकर के अंग तक एक प्रत्याहार बनेगा और इसको हम क्या बोलेंगे? तिंग। क्योंकि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा कौशल यह है कि संस्कृत सूत्रात्मक भाषा है और सूत्रात्मक भाषा का अर्थ यह होता है कि उसमें बहुत बड़ी बात को छोटे रूप से कह दिया जाता है, उसका अर्थ वही है। अब आप तिप्तस जी, सिप्तस ये सब कुछ बोलो या तिंग बोल दो, बात एक ही है। तो मित्रों मैंने आपको कहा कि धातु से तिंग प्रत्यय जो है क्रियापदों का निर्माण करने के लिए बनते हैं। अब किसी को ये जो है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मूल धातु थी और उसको क्रियापद यदि हमें बनाना है तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? हम तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे। चलो इस बात को मैं यहां पर एक बार मिटा रहा हूं। दूसरा, इसको हटा देता हूं मैं, देखिएगा दूसरा जो है, दूसरा प्रत्यय कौन सा है जिसको हमने कहा कृत प्रत्यय। देखिए धातुओं के रूप आप दो तरह से देखते होंगे। एक तो जैसे मैंने आपको कहा पठति, हसति, लिखति, गच्छति, आगच्छति, रक्षति, इस प्रकार से। एक आपने ये देखा होगा इस तरह से रूप होता है पठितुम, हसितुम, गंतुम, रंतुम, हंतुम, नर्तितुम, इस प्रकार से रूप होता है। पठितुम होता है। इसी प्रकार से एक होगा पठित्वा। कहीं कहीं आपने पठनीय, पठनिया, पठनियम, इस प्रकार से पठनियम, पठनिया, पठनियम देखा होगा। कहीं पर आपने इस धातु का पठितव्य रूप देखा होगा, कहीं पर पठितव्यम रूप देखा होगा, कहीं पर आपने इसका रूप पाठ्य इस रूप में देखा होगा। इसी पाठ्य से इससे पाठक बन गया, ये देखो संज्ञा शब्द बन गया पाठक। अलग अलग रूप, इसी तरह से बहुत सारे रूप और बन सकते हैं। मैं अभी आपको उधर जो है पूरी तरह से लेकर के पठन रूप बन जाता है, पठन है, पठंती है, पठंती दीर्घ वाला। तो ये सब के सब इसी तरह से पठित रूप आपने देखा होगा, इसी तरह से पठितवान रूप आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे पठ्यमान इस प्रकार से रूप देखा होगा। ये सारे के सारे जो रूप है ये क्या है? तो ये कृत प्रत्ययों का खेल है। और कृत प्रत्यय देखो, जैसे तिंग प्रत्यय लगा करके धातु से क्या प्राप्त करते हैं हम? बोलिए, क्रियापद। तो कृत प्रत्यय लगा करके क्या प्राप्त करते हैं? संज्ञा शब्द भी बन जाता है कृत प्रत्यय लगने से, और फिर विशेषण शब्दों का निर्माण भी होता है और कृत प्रत्यय लगा करके अव्यय भी बन जाते हैं। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, यदि आप समझ रहे हो तो। मैंने आपको कहा कि तिंग लगाओगे तो धातु से क्या बनेगा? क्रियापद। और कृत प्रत्यय जोड़ोगे तो धातु से संज्ञा, विशेषण और अव्यय पद बन जाते हैं। इसमें संज्ञा और विशेषण का
जो शब्द कृत प्रत्यय जुड़ करके जिस धातु का रूप जो बनता है, संज्ञा या विशेषण रूप, उसका सातों विभक्तियों में रूप चलता है। देखिए, जैसे मेरे पास धातु थी गम और मैंने उसमें कतः प्रत्यय जोड़ दिया तो रूप क्या बन गया? गतः। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बना? गता। और नपुंसक में क्या बन गया? गतम बन गया। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि आपका एक बार जो है पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। अब इस गतः के सातों विभक्ति में रूप चलेंगे। गता के, इसके राम की भांति, इसकी लता की भांति, इसकी फल की भांति। गतम गते गतानि, गतम गते गतानि। इसी राम राम रामा होता है तो गतः गतौ गताः। तो धातुओं के भी रूप चलते हैं। धातु पुरुष में चलती है वह अलग बात है, लेकिन धातुओं के भी रूप चलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन कौन से धातु के रूप चलते हैं? ऐसी धातु जिसके साथ कृत प्रत्यय जुड़ जाता है। और कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तब तो 7 प्रत्यय मुख्य होते हैं। तव्य, तव्य, अन्य, केलिमर, णुल, क्यप और यत, ये 7 हैं। फिर वर्तमान कालिक जो है वो लटह और क्षत्रिय और शानस प्रत्यय है। भूतकालिक जो कृत प्रत्यय है वो क्ता और क्तवतु है। पूर्वकालिक जो है वो क्त्वा और ल्यप है। इस प्रकार से अलग अलग प्रत्ययों का निर्माण से हम एक ही धातु के कितने रूप बना दिए। लेकिन ये क्रियापद नहीं है। पठितुम, पठित्वा, पठनियम, ये जैसे मैं कहूं एतत् पुस्तकम पठनियम, तो ये विशेषण है। पठनियम पुस्तकम एतत्। इस कृत प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा, विशेषण और अव्ययपद, जो अव्यय होते हैं, यदि किसी धातु के साथ तुमुन, त्वा और लेप प्रत्यय जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है, अव्यय हो जाता है। तीनों लिंगों में उसका एक ही तरह के रूप चलता है। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया में लिंग नहीं होता, लेकिन जब कृत प्रत्यय जुड़ जाता है तब क्रिया में लिंग उत्पन्न हो जाता है। रामः पठति, बालिका पठति, बालिका पठति, सब जगह समान है। तिंग प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया में लिंग नहीं होगा, लेकिन कृत प्रत्यय जो है, जैसे बालिका होगी तो गता, बालिकया गता, और हालांकि वहां तो बालिका गता कोई कारण है और वहां पर, लेकिन तृतीय विभक्ति का प्रयोग अभी आप, क्योंकि ये प्रथम कक्षा है तो कहीं ऐसा नहीं हो, कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है ये जो कृत प्रत्यय है वो। तो देखिएगा, जिसे मैंने कहा कि मया पुस्तकम पठितम और मया ग्रंथ पठित और मया ग्रंथ कथा पठिता, तो ये कथा, ग्रंथ और पुस्तक के अनुसार इनका रूप बदला। इसका मतलब क्रिया में भी लिंग की उत्पत्ति हो जाती है। कब? जब कृत प्रत्ययों का इसके साथ प्रयोग होता है। तो मित्रों, ये बात थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके बारे में मैंने आपसे बात करी। धातु में मूलतः 2 प्रकार के प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय से क्या होता है? 18 प्रत्यय याद करें। 9 प्रश्नय पद, 9 आत्मनेय पद, जो दोनों में चलते हैं वो उभय पद। और फिर ये कृत प्रत्यय जोड़ करके हम संज्ञा, विशेषण, धातु से संज्ञा पद, विशेषण पद या अव्यय बनाते हैं। संज्ञा और विशेषण का सातों विभक्ति में रूप चलता है। जब धातु के साथ कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं तब उसमें लिंग आ जाता है, मानी लिंग के अनुसार उसका रूप चलता है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी धातु को लेकर के, उसके बारे में मैंने बात करी। 2 मिनट के लिए देखिएगा, उसमें मैं आपको समझा देता हूं। जब अनुवाद पर हम चलेंगे तब मैं और आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बताता हूं कि पुरुष क्या है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण में इस संपूर्ण सृष्टि के कर्तृत्व के आधार पर 3 भेद कर दिए और उस पूरी सृष्टि का जो कर्ता जो था उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। एक हो गया हमारा प्रथम पुरुष, एक हो गया हमारा, देखिए, एक जो है वो हो गया हमारा प्रथम पुरुष, एक जो है वह हो गया मध्यम पुरुष, और एक जो है वो हो गया उत्तम पुरुष। अब देखिएगा, इसको इस तरह से बनाएं, मेरे साथ साथ आप बनाइएगा। अब मैं ऊपर से इनको हटा देता हूं। मित्रों, यहां पर देखिएगा, सभी धातुएं जो हैं वचन कहते हैं संख्या को। कोई संख्या 1 है तो एक वचन, यदि 2 है तो उसके लिए संस्कृत की ये विशेषता है द्विवचन,
और किसी भाषा में संप्रति नहीं है, भारतीय भाषाओं में, और फिर 2 से अधिक है तो बहुवचन। अब देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने आपको यह कहा कि संपूर्ण सृष्टि के हमारे वैयाकरणों ने 3 भाग बना दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए ये होता क्या है मित्रों, जो कोई भी बात करता है, काम करता है, जो बात करने वाला है, काम करने वाला है, वो उत्तम पुरुष है। जैसे यदि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, और मैं यदि आपसे जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष है। और ध्यान रखें, चेतन या अचेतन जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या है, प्रथम पुरुष है। तो ये 3 पुरुष की प्राकल्पना, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत व्याकरण को यदि मैं ये कहूं कि संस्कृत व्याकरण का संपूर्ण अनुवाद यहां से शुरू होकर के यहां पर समाप्त हो जाता है, तो कोई यहां पर अतिशयोक्ति नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि कर्ता यस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति, क्रियापि तस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति। अब मित्रों, इसके लिए हमने यहां पर लिंक बना दिया, देखिएगा, सह, तौ और ते। इसके लिए बना दिया हमने त्वम, इसके लिए युवाम, और इसके लिए यूयम, यू बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमने कहा अहम, आवाम और वयम। ये हमने 9 चिन्ह बनाए, ये 9 चिन्ह जो है वो पुरुष है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष जिसे हम युष्मत् कहते हैं, नोट करें, मध्यम पुरुष जिसे हम युष्मत् कहते हैं, उत्तम पुरुष जिसे हम अस्मत् कहते हैं, इसमें केवल और केवल ये देखिएगा, मध्यम पुरुष में दुनिया की केवल 3 ही चीजें आएंगी पूरी अखिल ब्रह्मांड में। त्वम, युवाम, यूयम, माने त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो ये देखो पूरी की पूरी जो यहां पर देखो, मध्यम पुरुष जो है उसका अर्थ निश्चित होता है। युष्मत्, त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 ही आते हैं। अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष में ये 3 ही आते हैं। बाकी ये जितनी भी सृष्टि है इस संसार की, चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है, चाहे एक वचन है, द्विवचन है, चाहे बहुवचन है, वो सारी की सारी सृष्टि जो है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष में चली जाती है। और यही कारण है कि भवत जिसको हम आप कहते हैं, हिंदी में आप जो है वो मध्यम पुरुष का है, लेकिन यहां पर जो भवत शब्द, भवान, भवंतो, भवंत जो है वो क्या है, बोलो, प्रथम पुरुष का है। मैं अनुवाद जब शुरू करूंगा इसके बारे में विशेष बात करने वाला हूं, लेकिन आज आप इतना समझ लें कि सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, पुल्लिंग है तो सह तौ ते, स्त्रीलिंग में है तो सा ते ताह, और नपुंसक में है तो तत् ते तानि। इसी तरह से गृहम गृहे गृहाणि, बालकः बालकौ बालकाः, नदी नद्यौ नद्यः, पर्वतः पर्वतौ पर्वताः। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वह सारी की सारी कहां चली जाती है, प्रथम पुरुष। इदानीम अहम वार्तां करोमि, अहम पाठयामि, अतः अहम उत्तम पुरुषः अस्मि, मैं उत्तम पुरुष हूं। भवन्तः माम कथाम शृण्वन्ति, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए आप क्या हो गए, मध्यम, माने तुम मध्यम पुरुष हो गए। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लकाराणाम विषय वार्तां करोमि, अतः लकार व संस्कृत विषय अत्र किमस्ति, प्रथम पुरुष। क्योंकि तुम निश्चित हो, मैं निश्चित हूं, बाकी संसार जो आती है वह सारी की सारी प्रथम पुरुष में आ जाती हैं। यह हमें ध्यान रखना है। और संस्कृत इसीलिए कहते हैं कि बहुत सरल है मित्रों। देखिए, मैं कोई एक धातु लेता हूं, मैं सबसे सरल धातु ले लेता हूं, स के साथ में पट ही ले लेता हूं, या पट मैंने लिखा दी, कुछ और ले लेता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा हस धातु का हसती, यहां पर क्या होगा, हसतः, और यहां पर क्या होगा, हसंती। मित्रों देखिए, कोई भी धातु लट लकार में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, वो रूप आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हसती, हसत, हसंती, यहां पर क्या होगा, बोलो, हससी, यहां पर क्या होगा, हसत्थ, और यहां पर हसत, यहां पर हसामी, यहां पर हसावह, और यहां पर हसामह। अब मित्रों देखिए, हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखने हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि वह हंसता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह आ गया, त्वम और अहम को छोड़कर के कोई भी चीज आएगी वह प्रथम पुरुष में है। तो सह के साथ में वह को क्या बोलते हैं, सह, और क्या वो बोलेंगे हम, सह हसती।
वह हंसती है तो सा हसती, और मित्र हंसता है या कोई नपुंसक है तो तत् हसती। वे दोनों हंसते हैं तो तव को क्या कहते हैं, वह दोनों, तो तव के साथ में क्या जोड़ोगे, तव हसतः। और वे सब हंसते हैं ते हसंती। अब इसको ऐसे सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि बालक हंसता है तो इसका मतलब बालक एक है, बालकः हसति, दो बालक हंसते हैं तो या तो द्वौ बालकौ कर दो, या बालकौ का अर्थ ही दो बालक होते हैं, बालकौ हसतः, और बहुत सारे बालक हंसते हैं तो बालका हसंती। चलो हम एक गेम खेलते हैं, मैं आपको धातु बोलूंगा, आप अपने अपने साथ साथ में आपको इसे करना है। जैसे मैंने आपको कहा क्रीड का मतलब होता है खेलना, एक धातु है क्रीड, एक तो क्रीड नहीं होती है, क्रीड धातु है। तो इसके रूप कैसे चलते हैं, देखो क्रीडति, यहां पर हससी है तो यहां पर क्या करोगे, क्री बड़ा, फिर क्रीडसी, हम इसको क्रीडसी कर देते हैं, ये डसी नहीं है, ये डसी है, तो ये ध्यान रखना है क्रीडसी। और यहां पर क्या होगा, क्रीडामी, क्रीडामी नहीं होता, क्रीडामी। यहां पर देखो इसको बना सकते हो आप क्रीडतः, और यहां पर क्या होगा, बोलो क्रीडंती, यहां पर क्रीडसी हो गया, यहां पर क्या होगा, क्रीडतः, क्रीडतः, और यहां पर क्या होगा, क्रीडथ, क्रीडामी, क्रीडावः, क्रीडामः। तो ये मित्रों इस तरह से होगा, देखो हसति हसत हसंती, हससी हसथ हसत, हसामी हसाव हसामः। इस तरह से हमें इनको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से इनका रूप चलता है। अब मैं ये सारे का सारा कौन सा लकार की बात कर रहा हूं, लट लकार की बात कर रहा हूं। मैं आपको आज तरीका देना चाहता हूं, आगे के जो व्याख्यान होंगे पूरे अनुवाद केंद्रित होंगे, वहां से आपको संस्कृत सीखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि बालक खेलता है, अब संस्कृत अपने आप बनाओ, बालक यहां मध्यम पुरुष में नहीं आएगा, उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, किस में आएगा, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तीन ही आते हैं, कौन कौन से, त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में तीन ही आते हैं, अहम, आवाम और वयम। बाकी सारी की सारी जो सृष्टि है, संसार में जो कुछ भी है, जड़ या चेतन, वह सारा का सारा समुदाय, वह सारे के सारे वस्तु, पदार्थ, चिंतन, विचार, चेतन, अवचेतन, मूर्त, अमूर्त, सब कुछ कहां है, प्रथम पुरुष में। क्योंकि देखो मैंने कहा कि जो बात करता है वो उत्तम पुरुष है, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष है, जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष है। जब भी हम बात करते हैं तीन लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि अकेले आप बात करने लग गए तो लोगों को डाउट होगा, अकेले कैसे बात हो रही है, कुछ गड़बड़, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम नहीं है। बात करने के लिए दो लोगों की तो आवश्यकता, दो तो सामने सामने आनी चाहिए। तो जो जिससे बात की जाती है वो उत्तम पुरुष है। और याद रखना, मैं हम सबका चरित्र चित्रण कर रहा हूं, जब भी हम दो मिलते हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। वो तीसरा कौन है, प्रथम पुरुष। वो चेतन हो सकता है, वो जड़ हो सकता है, वो आपका साथी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु हो सकता है, पर्वत, पहाड़, नदी, ताजमहल, भूमि, आकाश, कुछ भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, नदी, मैदान, कुछ भी होगा, सारा का सारा किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसके साथ प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, और यदि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया, और फिर कौन सा लकार है उस लकार के अनुसार लट है। तो ये मैं आज बता रहा हूं जो होगा, हसती हसत हसंती। अब मैंने कहा दो बालक खेलते हैं तो बालकौ क्रीडतः, और बहुत सारे बालक खेल रहे थे, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाः क्रीडन्ति। तुम खेलते हो या तुम खेल रहे हो। कल इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल में ता है, ती है, रा है, रही है, रहे हैं, ये दोनों प्रकार के वाक्यों का अनुवाद कहां होता है, वर्तमान में। तो जैसे मैंने कहा कि तुम खेलते हो तो त्वम क्रीडसि, तुम दोनों खेल रहे हो तो युवान क्रीडथ। ये ध्यान रखो, इस घर की चीज इसी में आनी चाहिए। यदि आपने युवाम के साथ में क्रीडता या युवाम के साथ में क्रीडती कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कर्ता, मेरे साथ बोलेगा, कर्ता यस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति, क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है, और मध्यम पुरुष में तो त्वम, युवाम, यूयम आता है। कर्ता उत्तम पुरुष का अहम, अवम, वयम। कर्ता प्रथम पुरुष का सह, त, उत है, तो कर्ता जिस पुरुष का है इनमें से उत्तम, मध्यम या प्रथम, और फिर किस वचन का है,
क्रिया को भी हमें उसी पुरुष और वचन के अनुसार उसके साथ में जोड़ देना चाहिए, ये नियम है। अब जैसे मैंने कहा कि अहम पठामी, तो अहम यहां पर आया तो अहम के साथ में पठसी पठती नहीं जोड़ना है। अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम हसामी, अहम रोदिमी, अहम क्रीडामी, है ना, अहम चलामी, अहम आगच्छामी, अहम स्वपीमी, मैं शयन करता हूं, अहम कुछ भी अहम के साथ में मी जोड़ना है। आवाम क्रीडाव, आवाम हसाव, आवाम चलाव, आवाम पठाव, वयम पठाम, वयम हसाम, वयम लिखाम, वयम रक्षाम, वयम याचाम, वयम पचाम, सारे के सारे यहां पर वयम के साथ यही गहरा आएगा, ये ध्यान रखो। आवाम के साथ में यही आएगा, अहम के साथ में ये, त्वम के साथ में ये, युवम के साथ में ये, यूयम के साथ ये, ते के साथ में, तौ के साथ में, स के साथ में। मानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। संस्कृत बहुत सरल भाषा है। हमारे मन में हम सदैव वदामि यद अस्माकं मनसि भयं वर्तते। हमारे मन, देखो वर्तते क्या है, आत्मनेपद है। अस्माकं मनसि, हमारे मन में भयं वर्तते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे, वर्ते वर्ता वहे वर्ता महे, लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभेध्व, लभे लभा वहे लभा महे। इस प्रकार से कर्ता यस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति, क्रियापि तस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति। ये महत्वपूर्ण बात थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा देखिएगा लकार के बारे में हमने बात करी, हमने मित्रों गण के बारे में बात करी। गण क्या होता है, तो 10 होता है। कुल लकार जो है वो 10 होते हैं, काम के 5 हैं। फिर हमने जो है धातु के बारे में बात करी, धातु से हम क्रियापद कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करी। संज्ञा, विशेषण और अव्ययपद कैसे बनाते हैं, तो कृत प्रति जोड़ के बनाते हैं, इसके बारे में बात करी। फिर हमने पुरुष क्या होता है संस्कृत में उसके बारे में बात करी, और वचन के बारे में भी हमने बात करी। अब देखिएगा ये कुछ धातुएं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कुछ मुख्य धातुएं हैं। अब आगे की कक्षा में मैं इन धातुओं के रूप भी बताऊंगा 5 लकारों में, साथ में वाक्य में प्रयोग हमें कैसे करना है उसके बारे में बात करूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे की कक्षा में जब आऊं उससे पहले ये जो चीज है वह आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए भू जो है उसका अर्थ क्या है, प्रत्येक धातु का अर्थ है, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि धातुओं के फिर कर्म के आधार पर अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक ऐसा भेद भी होता है, जिसमें कर्म की सदैव अपेक्षा रहती है बस सकर्मक है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक है, और जिसमें कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसके दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक क्या होती है ये उसके बारे में बात करेंगे आगे की कक्षाओं में। कुछ धातुएं सेट होती है, कुछ धातुएं वेट होती है, कुछ धातुएं अनिट होती है, क्या है ये मामला उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी ये कुछ धातुएं हैं जो मैंने प्रत्येक परीक्षा के पाठ्यक्रम में, चाहे वो रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उसके बारे में आइए हम बात करते हैं, इनका अर्थ हम जानते हैं पहले। मित्रों भू का अर्थ वर्तमान या भू का अर्थ होना होता है, जो वर्तमान अस्तित्व है उसको हम भू कहते हैं। इस जो है एक ये महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ धातुएं जो है वो अपना रूप बदल लेती है, तो इस जो है उसका इच्छ हो जाता है, छ हलंत होता है, तेज का तेज रहता है, जी जो है उसका जय बन जाता है, जय, दृश्य जो है उसका पश्य बन जाता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आपको आज याद करना है। गम जो है उसका क्या बन जाता है, गच बन जाता है। इसमें सब में ये हलंत होता है, मैं किसी कारणवश के साथ हलंत लिख नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, हलंत होता है सब में, मैं हलंत लिख नहीं रहा हूं, कोई कारण नहीं। स्ता जो है उसका पश्य हो जाता है, दा जो है उसका दद हो जाता है, री जो है री गति अर्थ में उसका रिच हो जाता है, सद जो है उसका सीध हो जाता है, पा जो है उसका पिब हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात देखो, ये र है प्रच और ये प्रिच बन जाता है, ये जी जो है उसका जय बन जाता है, नी जो है उसका नय बन जाता है। कत के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। दा का तो हो गया, दा हो गया है, कोई नहीं, हा लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, गम रक्ष याच लिख देते हैं। ये देखिएगा भू जो है उसका भाव हो जाएगा, लेकिन वो होता किसमें, सार्वधातुक लकारों में होता है। मानी लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और लिंग लकार में मैंने जो रूप लिखे हैं वह रूप हो जाते हैं। अब मित्रों
देखिएगा, हम कुछ और आगे बात करते हैं। मैं इन सब धातुओं का पहले आपको अर्थ बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। भू सत्तायाम ऐसी धातु है, भू जो है वो सत्ता अर्थ में आती है। इस प्रकार भू सत्तायाम इश इच्छायाम त्यज हानव, जी जय, जय अर्थ में, जीतने के अर्थ में, इश इच्छा के अर्थ में, हिंदी में बता देता हूं, भू होने के अर्थ में, इश इच्छा के अर्थ में, त्यज मनी छोड़ना, त्याग देना, त्यजति। इसका रूप क्या चलता है देखो, भू का क्या बन जाए भवती, इसका क्या बनता है इच्छति, त्यज का क्या बन जाएगा त्यज धातु की त्यजति। ये लट लकार के रूप बता रहा हूं केवल। जी का क्या जयति, पश्य का दृश्य का पश्य बना फिर पश्यति, इसका गच्छति, स्था का तिष्ठ हो जाता है। ये ध्यान रखो, पश्य नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्था का तिष्ठ हो जाता है। और तिष्ठ में ठ हलंत होगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, वो कर्तरी शब्द से सप आ जाएगा। तिष्ठति, दा से ददाति, री से रिच्छति, सी से सीदति, पी पा से पीब और पीबती, प्रच से पृच और पृछति, जी से जय और जयति, नी से नय और नयति। देखो कितना सरल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनके रूप ये है। तो भू होने के अर्थ में, इश इच्छा के अर्थ में, त्यज त्यागना, जी जीतना, दृश्य देखना, गम गमलरी गतौ, गमलरी धातु है, मूल धातु गमलरी है, लेकिन यहां पर हम गमलरी आपको बताएंगे तो फिर आपको मेरे में भूत नजर आएंगे, इसलिए हमने सीधा सीधा लिखा है गम। और गति अर्थ में जाने अर्थ में, स्था मानी पोज, जहां पर है वहीं पर रुक जाना, स्था रुकना, ठहरना। दा देने अर्थ में, दा की भी मूल धातु दान है। री गति अर्थ में आती है। सद बैठने का अर्थ में आती है। सीदति, हम कहते हैं ना बालकाः सीदन्तु, बालक बैठ जाए, सीदन्तु। पा पीबति, जलम पीबति। इसी प्रकार पृच्छ, सह प्रश्नम पृच्छति। जी सह जयति, वह जीतता है। सह नयति, वह ले जाता है। तो नी मनी ले जाना, जी मनी जी छोटा होता है, नी बड़ा, कथ मनी कहना। इसके रूप कैसे चलेंगे, कथयति। ये केवल लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप लिख रहा हूं मैं। आप लोगों को काम करना है कि इनके सबके रूप ऐसे बनाने हैं, जैसे हसती हसता हसती। अब मैंने आपको लिख दिया भवती, तो आपको ये पूरा जो है, यदि आपकी श्रद्धा हो, कोई पढ़ाकू बालक हो, तो देखिएगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं, एक हमारा टेलीग्राम ऐप है, आप जो मैया पाठशाला में जाओगे तो वहां पर अबाउट में वहां पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ऐप आप ज्वाइन करें। उस ग्रुप में केवल शिक्षण से संबंधित बातें होती है, संस्कृत से संबंधित बातें होती है, बहुत लाभदायक है। वहां पर आप चाहो तो अपना पूरा पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। जहां पर गलती होगी मैं चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पूरा समर्पण आपके साथ दिखाया है, आप लोगों का समर्पण भी मुझे चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यदि किसी की इच्छा हो तो आप पीडीएफ के रूप में वहां पर फॉर्मेट बना करके, और यूट्यूब में मैसेज में भी आप देख सकते हैं, वहां पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। चूर जो है उसका बनता है चोरयति। अब आपको मैंने कहा कि नयति, अब आपको बनाना नयति, नयत, नयंती, नयसी, नयथ, नयथ, नयामि, नयाव, नयाम, इस प्रकार से बनाना है। याच जो है उसका याचते, याचते, याचती भी होता है, ये उभयपदी धातु है, ध्यान रखना। लब जो है उसका बनता है लभते, लब माने प्राप्त करना, लभते, लभेते, लभंते। मैंने रूप लिखा है सेवते, सेवते, सेवंते, ऐसे बनाना है। सेव का यहां पर भी मूल धातु तो शिववी है इस प्रकार से, लेकिन सेव तो सेवते, 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 सेवंते, इस प्रकार से। मुद से मोदते, मुद प्रसन्न होने को कहते हैं। मुद रुच रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकानि रोचन्ते, इस प्रकार से। रोचते अच्छा लगने के अर्थ में आता है, रोचते। जन जायते, ये ध्यान रखना, जन जायते। गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमय गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमयात वृश्चिक, जन पैदा करने के अर्थ में। वर्ध वर्धते, शामः वर्धते, शाम वर्धित हो रहा है। नम सह नमति, अच्छा ये भी उभयपदी, नमते नमते नमनते भी होता है। सह ईश्वरम नमति, वह ईश्वर को नमन करता है। क्री जो है उसका करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करति, करता, करन्ति मत करना इसको। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथा, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इस प्रकार से व्री जो है ये वृणोति बन जाता है। व्री, वृणोति, वृणुतः, वृणन्ति। इस प्रकार से धी जो है इसका धरोति नहीं बनेगा, ये धरती बनता है।
मृ जो है उसका मरति बनता है, मरोती नहीं बनता है। मरति, मरतः, मरंति, सह मरति, वो मर रहा है। तौ मरतः, ते मरंति, इस प्रकार से। शब्द जो है उसके 3 प्रकार से रूप चलते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक ही रूप लिख रहा हूं, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। बहुत महत्वपूर्ण रूप है, परीक्षा में पूछा जाने वाला रूप है। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथ, शक्नुत, शक्नोमि, शक्नुव, शक्नुम। क्रुद्ध जो है उसका क्रुध्यति, क्रुध्यति, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। निंद जो है निंदयति, रक्ष से रक्षति, पा से पीबती, इसी प्रकार से। दूह जो है उसका दोग्धि, हन जो धातु है उसका पहला ही रूप हंति बनता है। धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम अनुवाद करें तब भी, यदि हम किसी प्रकार का कोई प्रकरण पढ़ते हैं तब भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये चलता है। तो मैंने आपको भू बताया, भवती बता दिया, आगे एक रूप आपको लिखने हैं, जहां पे आपकी समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। आगे की कक्षा में मैं अनुवाद के विषय में विस्तार से बात करने वाला हूं, साथ में इन धातुओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं, कहां कहां पर परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरी आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की कक्षा जो है, मैं क्योंकि देखिए हमारा भी एक मॉरल बन जाता है और आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी मैं आप बता रहा हूं, जब कक्षा ले ली तब भी मुझे लगा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रतीक्षा करते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हमें अब जो है कहीं लगने लगा है कि इस बार हम निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभम भूयात्, शुभास्ते पंथा न सन्तु। नमस्ते।